नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर है राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का निगमन कैसे होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का निगमन यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का डिडक्शन करेंगे यानी कि उसे डिड्यूस करेंगे। जैसे कि आपने पिछले भाग में सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम हर साल का या हर टर्म का ब्याज निकालते हैं जो कि साधारण ब्याज ही होता है। फिर अगले टर्म का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम पहले टर्म के साधारण ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं और जोड़ने से जो संख्या हमें मिलती है वो अगली टर्म का मूलधन बन जाता है। तो हमने एक एक वर्ष का अलग अलग निकाला था। अगर आपको अब लंबे समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो एक एक करके निकालने में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। तो तरीका ये है कि हम एक एक वर्ष का निकालेंगे, पर आश्चर्य की बात पता है क्या होती है कि एक पैटर्न बन जाता है और एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, इसे हम SI से भी डिनोट करते हैं। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, उसे हम P से डिनोट करते हैं। दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो R से रिप्रेजेंट होता है। भुगतान राशि यानी कि अमाउंट पेबल जिसे हम अमाउंट भी कहते हैं और A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो बच्चों, अगर अब हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा P इंटू R अपॉन 100। क्यों? क्योंकि टाइम हमेशा एक वर्ष यानी एक टर्म रहेगा, इसलिए यहाँ पर T जो है उसको हमने, तो यहाँ पर जो T है उसे हमने नहीं लिखा क्योंकि वो 1 है। तो किसी भी राशि को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही राशि रहती है। तो पहले वर्ष के अंत में अमाउंट पेएबल यानी कि भुगतान राशि कितनी हो जाएगी? हाँ जी, P धन जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का वो है P इंटू R अपॉन 100। अगर अब हम इन दोनों राशियों में से P को कॉमन निकाल लें तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ बचा 1 और यहाँ बचेगा प्लस R बटा 100। तो ये हुई मेरी पहले वर्ष की देय राशि यानी कि अमाउंट पेएबल। तो अब अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो पहले टर्म के अंत में जो हमारी भुगतान राशि है वो अगली टर्म में प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगी। तो सेकेंड टर्म में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा उसे मैं SI2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये कितना होगा? बराबर जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है? जो हमारे पिछले वर्ष यानी कि पहले वर्ष के अंत में जो हमारी अमाउंट पेएबल थी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई R अपॉन 100। अब T हम यहाँ नहीं लिख रहे क्योंकि हम एक साल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट दूसरे वर्ष का। अब जो सेकेंड टर्म में हमारी अमाउंट पेएबल होगी यानी कि A2, वो होगी मूलधन जमा सेकेंड टर्म का सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन क्या था हमारा? ये जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया? ये सारी टर्म। वेरी गुड। तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100। अब अगर आप इन दो टर्म्स को ध्यान से देखें तो हम ये कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 और यहाँ बचेगा प्लस R अपॉन 100। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, ये हो गया हमारे पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये थी हमारी दूसरे साल की अमाउंट पेएबल।
तो अब जो दूसरे वर्ष के अंत में देय राशि होगी वो होगी A2 बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर। तो ये हुई दूसरे टर्म यानी दूसरे समय अवधि के अंत में देय राशि। ये देय राशि जो है वो अब अगले टर्म यानी कि तीसरे वर्ष में हो जाएगी मूलधन। तो थर्ड टर्म के अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो उसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ SI3 के साथ। तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ जी, वो कौन सी है? जो सेकेंड ईयर की हमारी लास्ट में अमाउंट पेबल आई थी, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होता है? रेट होता है, दैट इज R अपॉन 100। तो ये हो गया हमारा तीसरे टर्म का सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट पेबल क्या होगी तीसरे साल की? A3 बराबर मूलधन। तो मूलधन क्या है? P। जो हमारा P है वो है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर प्लस हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हो गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई R बटा 100। अब इन दोनों राशियों में से ये राशि हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर बचेगा R बटा 100। अब ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, ये स्क्वायर है ये 1 है, तो ये बन गया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। तो तीसरे वर्ष में देय राशि हमारी जो आई वो आई A3 बराबर P गुणा 1 प्लस R बटा 100 रेज टू द पावर 3। बच्चों अगर अब आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पहले वर्ष में अमाउंट पेबल थी ये वाली, दूसरे वर्ष में अमाउंट पेबल ये हुई और तीसरे वर्ष में ये हुई। अब एक पैटर्न बन रहा है, पहले वर्ष की अमाउंट, दूसरे वर्ष की अमाउंट और तीसरे वर्ष की अमाउंट। अगर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहें तो टी टर्म के बाद जो देय राशि होगी वो कौन सी होगी? यानी कि AT वो क्या बन जाएगा? P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T। तो ये जो टर्म हमने अभी निकाली तो ये हुई T समय अवधि के बाद देय राशि निकालने का फॉर्मूला। और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट T समय के बाद निकालने की बात करें तो वो हो जाएगी T समय के बाद दी जाने वाली राशि माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा जो हमारी अमाउंट पेबल है A माइनस हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। तो T समय के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का निगमन कैसे होता है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।